नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मंसूर अली शाह साहब का ख़त है, जो कि उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस से में शमूलियत ना इख्तियार करने के हवाले से लिखा है और उसकी रीज़न्स बयान किए हैं। रीज़न्स क्या बयान किए हैं, एक लंबा सा एक तज्ज़ियाती नोट है। उसकी डिटेल्स जो है वो आप अब तक देख चुके होंगे मुख्तलिफ जगहों पर। मैं उसके हवाले से मज़ीद कुछ बात करना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले आप ज़रा एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। पहली बात तो ये है कि हज़रत जो हैं वो गए हुए थे उम्रा करने ग़ालिबन, तो इसका मतलब है कि उम्रा इस वजह से करने गए कि वो रेफ़रेंस में शमूलियत इख्तियार नहीं करना, शिरकत नहीं करना चाहते थे। तो वैसे कहते मतलब जस्ट एक ख़त लिख देते अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, या आकर ये बातें करते हैं जो उन्होंने की हैं, ताकि दूसरा बंदा जवाब देने के काबिल भी रहे। लेकिन चलें, आपने नहीं किया और आप उम्रा करने गए तो फिर आप ये ख़त ना लिखते। आपने ख़त भी लिखा वहाँ से उम्रा करने के वक़्त, क्योंकि 24 तारीख़ इसकी डेट है और कल ही ये ख़बर आई थी कि वो उम्रा करने चले गए हैं, तो ख़त लिख के जल्दी से उम्रा करने चले गए कि फड़िया ना जावा किथे थी। या फिर आपने वहाँ बैठकर लिखा, तो आप हरम शरीफ के पास जाकर जो है वो अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को जो है वो खतूत लिख रहे हैं। तो इसमें और आप में वो जो मरियम औरंगज़ेब को जो जत्था मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो गालम गलौज कर रहा था, उसमें और आप में फ़र्क सिर्फ़ ये है कि आपका एक रिकॉर्ड भी तारीख़ में रहेगा, क्योंकि आपने रिटन जो है वो ये करके दिया है। ख़त के अंदर एक मैंने उसको ट्वीट भी किया था और एक साहब ने मुझे कहा कि इसमें फैक्चुअली क्या बात गलत है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि इसमें फैक्ट कहाँ है? मिसाल के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग का सर जो है वो जैसे धँसा होता है रेत के अंदर, वैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने धँसा लिया। मुझे तो इसके बारे में ये तो एक सब्जेक्टिव सा ओपिनियन है, किसी बंदे का कुछ होगा, किसी बंदे का कुछ होगा, कोई भी कुछ भी कह सकता है, तज्ज़िया ही करना है ना। अब हमारे जो जजेस हैं उनका मामला ही कुछ इस तरह का हो गया है कि अगर वो पार्टी जो है उसका इसके साथ अलायंस हो, अगर वो ये वाला कागज़ जमा करवा दे तो फिर उसका ये, तो वो जब आप इस तरह के फैसले लिखते हैं तो फिर आपका पता चल जाता है कि आप जो है वो कानून की तरफ से आपका दिमाग हट गया है और कानून की तरफ से वो आपके एक वकील दोस्त हैं, उनका भी जब से वो सियासत में दाखिल हुए हैं उनका भी कानून से दिमाग हट गया है। वो अब टॉक शोज़ वगैरह में आते हैं तो बिल्कुल इतने पाए के वकील हैं, मगर लगता ही नहीं है कि जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे इमरान खान का कोई सपोर्टर बोल रहा है, एक एवरेज जो। अब यहाँ पर आप लिखते हैं इस खत के अंदर के जो अदालतें हैं उनके अंदर रास्ता खोल दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा रास्ता खोला है? ये जो 6 जजेस का खत था, ये तो बंदयाल के दौर के तमाम वाकयात थे और बंदयाल दौर के ही तमाम वाकयात जो हैं वो इसके अंदर रिपोर्ट हुए थे। और खत जो है वो 1 साल पहले काज़ी फ़ाइज़ ईसा के आने से पहले उन जजेस ने खुद लिखा है कि उन्होंने वो रिपोर्ट कर दिया था सब कुछ आमिर फारूक को, यानी कि 1 साल पहले, जिस वक़्त ये खत लिखा गया उससे 1 बरस पहले। तो आप ये ज़रा बताइए कि जो रास्ता था वो पहले से खुला हुआ था या काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आके खोला? और पिछले के रेफ़रेंस में आप फिर क्यों गए थे जिस वक़्त ये खत लिखा गया था? आपने कोई इसके बारे में एक्शन लिया था? फिर आपने एक जगह पर लिखा है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को आपने जो है वो साकिब निसार से मिलाने की कोशिश की, जिसके अंदर आपने कहा कि साकिब निसार जो था उसके भी मैंने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। बहुत बड़ा आपने कोई तीर मारा था, आज भी आपने जो उतना ही बड़ा तीर मारा है जितना तब मारा था। लेकिन बात ये है कि साकिब निसार को अ, बहुत सारी बातों पर मतून किया जा सकता है और काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बहुत सारे फैसलों से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा के किसी फैसले में आप अभी तक कोई कानूनी सुकम नहीं निकाल सके। जबकि साकिब निसार के फैसलों में मैं एक लेमैन के तौर पर भी 10 सुकम आपको बता सकता हूँ। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर वो फैसला उस वक़्त ना किया जाता, हामिद खान वाली लाइन आप ले लें, लेकिन आप इसको ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये फैसला गलत था। ना ही आपने अपने तफ़सीली फैसले में ये बात लिखी है कि वो फैसला गलत था। फिर एक इम्पोर्टेंट बात जो आपने ख़त के ज़रिए कही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात का है? वो जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का तो तकरीबन 1 साल और चंद दिन का, मेरा ख़्याल है 1 साल और 40 दिन का उनका टोटल टेन्योर था। लेकिन उसके बाद एजाज़ुल एहसन ने आना था तकरीबन 10-11 महीने के लिए। उसके बाद आपकी बारी आनी थी, तो आपको भी तो हौका हो गया ना। आपने कहा कि नहीं, ये जो अगर वो 3 साल का जो टर्म की बात हो रही थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाती 2026 के अक्टूबर में और आपका वैसे चीफ़ जस्टिस बनना था आपने अगस्त या सितंबर 2025 में, तो आपका 1 साल लेट टेन्योर शुरू होता, लेकिन आपका 2 साल से बढ़कर 3 साल का टेन्योर भी तो हो गया था ना। वो आपको नज़र नहीं आया। आपको चाहिए था कि वो 3 साल का टेन्योर जो एजाज़ुल एहसन के रिज़ाइन करने से मेरे हक में आ रहा है, वो अभी इसी वक़्त मुझे चाहिए। तो फिर जब आप एक पावर पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं,
तो दूसरे के अंदर ज़्यादा जान होती है, उसके साथ हुकूमत थी वक़्त की, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी उसकी हुकूमत की, और जो आर्मी चीफ थे या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट थी, उनको भी उनके साथ कोई मसला नहीं था, और आप उनकी गेम खराब करना चाह रहे थे। तो ये आपकी इंटरनल लड़ाई है, जिसके अंदर आपने अपनी चाल चली, एक झूठा फैसला, गलत फैसला देकर, गैर आईनी फैसला देकर आपने अपनी पसंदीदा पार्टी या अपनी बेगम की पसंदीदा पार्टी को जो है वो जब जितवाया, क्योंकि ये फ़खर दुरानी साहब जो हैं वो कह चुके हैं अपने वीलॉग के अंदर कल के उन्होंने आपने जो है वो ये फैसला 12 जुलाई का लिखने के बाद अपनी बेगम को एक मैसेज किया कि आपके लीडर का काम कर दिया है। तो जब आप इस तरह की हरकतें कर रहे हों, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक सीधे-सीधे सियासी प्लेयर हैं, और सियासत में शिकस्त भी होती है और फतह भी होती है। अच्छा, आप सियासत जारी रखना चाहते हैं किसके खिलाफ? काज़ी फ़ायज़ ईसा तो आज चला गया, ठीक है? जैसे मर्ज़ी उसको रेफ़रेंस दिया गया, आपने शिरकत की, आप नहीं की, आपके चंद हवारियों ने शिरकत की, नहीं की, साथ कुछ जो है वो बाहर हूलिगनिज़्म भी हुआ उनके बारे में, लेकिन वो गाड़ी में बैठा और वहाँ से वो चला गया। उसके बाद अब काज़ी फ़ायज़ ईसा इर्रेलेवेंट है। तो ये जो आपने आज हरकत की है, ये जो आज आज अब आप सियासत की बुनियाद रख रहे हैं, ये तो यकीनन याह्या अफ़रीदी के खिलाफ ही बुनियाद रख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अब अगला जो जितना भी अरसा होगा, अगर आपको निकाला नहीं जाएगा और आप रिज़ाइन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर यही तमाशा लगा रहेगा। क्या ये मिसकंडक्ट है? बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। फिर एक आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी उन्होंने बड़ा साथ दिया था काज़ी फ़ायज़ ईसा का। जब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के हक में फ़ैसला आया रेफ़रेंस का, तो उसकी वजह यही थी कि मंसूर अली शाह भी उन 6 जजेस में से एक थे जिन्होंने काज़ी फ़ायज़ ईसा के हक में फ़ैसला दिया था। मगर फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो गैर कानूनी फ़ैसला था? अगर वो गैर कानूनी फ़ैसला था, तो उन्होंने फ़ेवर क्यों दी काज़ी फ़ायज़ ईसा को? और अगर वो कानूनी फ़ैसला था, तो फिर ये फ़ेवर किस हिसाब से है? इसका रिटर्न क्यों माँग रहे हैं आप फ़ेवर का? और आखिर में आपने लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो मदाखलत है उसको काज़ी फ़ायज़ ईसा ने बढ़ने दिया। तो मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ। 3 या 2 तो बनते ही हैं। एक, आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी थी? वो भी गैर आईनी फैसला था बाय द वे, जिसके अंदर आपने ये लिखा कि कानून की तो गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन हम आपको 6 महीने दे रहे हैं, क्योंकि अब ये वाक़या हो चुका है, लिहाज़ा आपको हटाया नहीं जा सकता। अभी क्यों नहीं हटाया जा सकता? आप लोग चीफ प्राइम मिनिस्टर्स को तो ऐसे फ़ारिग करते हैं जो है वो क्या कहते हैं जूते की नोक पर, लेकिन रखते हैं उनको, लेकिन जो आर्मी चीफ है उसकी दफ़ा आपने 6 महीने उनको दे दिए कि पार्लियामेंट से कानून साज़ी करवा लें। और 6 महीने के अंदर फिर उन्होंने कानून साज़ी करवाई। गुज़िश्ता बरस उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ही खुश करने के लिए एक मर्तबा फिर ये फैसला दिया कि एक खत लिखा, वो भी खतों की पॉलिटिक्स जो चल रही है, कि बंदयाल साहब के खिलाफ, और उनकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी दिखाने के लिए आपने खत में लिखा कि जी ये चीज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट देख रही थी, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी। और आपने इस तरह से इस केस को कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, आपने उसको डाइल्यूट किया ताकि वो डिसीजन 3-2 का है, 4-3 का है, 5-4 का है, समझ ही ना आए, और वो फैसला जो है वो मट्टी में मट्टी हो गया। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका ये सवाल जायज़ होगा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट की इतनी खिदमत की, बाजवा की दफ़ा आसिफ मुनीर साहब के साथ भी मैं चलने की कोशिश की, तो फिर मेरे साथ जो है वो क्यों ऐसा किया गया? मगर इस बारे में आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि ये एजाज़ुल एहसन की टर्म थी, आपको 1 साल ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा था, और जो टर्म है 3 साल की डिफ़ाइन करने में, उसमें भी आपको 3 साल ही दिए जा रहे थे। तो अगर आप ये फैसला ना करते और काज़ी फ़ायज़ ईसा की 3 साल की टर्म होती, वो 26 में अक्टूबर में रिटायर हो जाते या सितंबर में जो भी उनकी डेट बनती थी, तो आपको फिर भी 3 साल मिलते ही। तो अपने आप को ज़रा दिमाग को ठंडा करके ये भी सोचिए कि आपने अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पीछे लग के कितना बड़ा नुकसान अपना भी किया है, और क्या आपको इस सियासत का हिस्सा बनना चाहिए था? अगर इसका फैसला नफ़ी में आए, क्योंकि किसी भी रैशनल शख्स का जो इसका फैसला होगा, अगर वो अपने दिमाग में ठंडे दिमाग से तमाम प्रोज़ एंड कॉन्स को अब हाइंडसाइट में देखेगा, तो उसको यही समझ आएगा कि सियासत में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं कॉन्डक्ट की बात, मिसकॉन्डक्ट की बात भी नहीं कर रहा। तो अब ये फैसला कर लें कि मैंने मज़ीद सियासत नहीं करनी। अब ये खतूत लिखना छोड़ दें, तो भी मेरा ख्याल